हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दैनिक विज्ञान क्या क्यों कैसे, और इसका पार्ट 2 है। इसमें हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके जो डेली लाइफ है उसमें आप लोगों के साथ होता है ऐसा, बट आप लोगों को मतलब सही रीज़न नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत सारे क्या होते हैं स्टूडेंट कि देखते जरूर हैं वीडियो बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें तथा कमेंट में अपने जो विचार हैं राय हैं उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्या है कि समुद्र का पानी स्वाद में खारा क्यों होता है। 1 सेकेंड। समुद्र का जो पानी है वो स्वाद में खारा क्यों होता है। 1 सेकेंड यार। आप लोगों को बताना है कि जो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, अगर जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं आज बताऊंगा। ठीक है, कि जो समुद्र का पानी है वो खारा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राज जानते हैं। देखिए समुद्र में नदियों का पानी आता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी भी नदियां हैं, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, पर्वत है, ये वलयाकार होते हैं, और यहाँ पे समुद्र होते हैं। तो नदियां बहकर जाती हैं कहाँ, आखिर वो समुद्र में ही जाकर किसी ना किसी रास्ते से मिलती हैं। ठीक है, तो जिससे बहुत से लवण मिले होते हैं। ठीक है, नदियों में क्या जाता है, लवण जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गर्मी के कारण समुद्र का जल वाष्प में बदलता रहता है। आपको पता ही है कि जो जल है, ठीक है, गर्मी में वो वाष्प के रूप में बदलता रहता है, परंतु लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। और जो लवण है, ठीक है, वो छोटे छोटे समुद्र में ही शेष रह जाते हैं। ठीक है, इस कारण समुद्र में पानी में सोडियम क्लोराइड की अधिकता हो जाती है। इसी लवण की उपस्थिति के कारण समुद्र का पानी खारा हो जाता है, मतलब NaCl होता है। ठीक है, सोडियम 1 सेकेंड, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये नमक का सूत्र भी है भैया। ठीक है, नमक का जो रासायनिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है NaCl। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, बालक को जब कान पर जोर से थप्पड़ मारा जाता है तो वह असंतुलित होकर नीचे क्यों गिर जाता है। कान पर ही मारने से क्यों गिर जाता है भाई, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कान पे थप्पड़ मार भी देते हैं। यार कान पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, ठीक है, ये बुरी बात होती है, क्योंकि कान पे थप्पड़ मारने से उसका कान में कुछ डैमेज हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं और इसके रीजन को जानते हैं। बालक के जब कान पर जोर से थप्पड़ मारा जाता है तो वह असंतुलित होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि कान के अंतःकरण में अर्धवर्ताकार नालिकाएं होती हैं। समझ में आया, जो शरीर के संतुलित को बनाए रखती हैं। ठीक है, जब बालक को थप्पड़ मारा जाता है तो वह अर्धवृत्ताकार नालियों में भरा द्रव हिल जाता है तथा बालक असंतुलित होकर गिर जाता है। समझ में आया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार किसी भी बालक को, अगर आप टीचर हैं या टीचर नहीं कोई भी है, पेरेंट्स हैं या गार्जियन से, तो प्लीज किसी भी छोटे बच्चे के कान पर नहीं मारना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए थर्ड क्या है यहाँ पे, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर भी पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति बड़ी सक्रियता से अपने जीवन की गतिविधियों के लिए मतलब रह लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भाई, लेकिन पहाड़ों पर कैसे लोग रहते हैं, चलिए इसका राज जानते हैं। देखिए यहाँ पे अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी बड़ी सक्रियता से जीवन की गतिविधियां कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र के निवासी अधिक ऊंचाई के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। भाई वहां रहना उनका जो कहते हैं हैबिटेट्स, ठीक है, वो ढल जाते हैं उसी में। इनकी वक्ष गुहा का आयतन अधिक होता है, जिससे इनके फेफड़ों के वायु कोषों का सतही क्षेत्र अधिक हो जाता है। इनके शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं को RBC बोलते हैं। ठीक है, RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, अधिक होती है, तथा ऊतकों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक सघन कोशिकाएं जाल होता है। परिश्रम करने की उनकी पेशियों में कोशिकाएं किरण होता है और नाइट्रिक एसिड की मात्रा कम बनती है। ठीक है, तथा इन्हें श्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर भी लोग रहते हैं उनके हैबिटेट्स में, वो थोड़ा उसी में ढल जाते हैं, जैसा बोलते नहीं गाँव पे कि उसमें वो ढल गया, तो वैसा ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दौड़ते समय सांस तेज हो जाती है। भाई ऐसा क्या होता है कि दौड़ते ही तभी सांस तेज होती है, या कुछ भी कार्य हम ऐसा थोड़ा मेहनत वाला करते हैं ना, तो उसमें हमारी सांस क्या होती है, तेज हो जाती है। ठीक है, जानते हैं इसका राज। देखिए, दौड़ते समय अधिक परिश्रम के कारण ऊर्जा प्राप्ति होती है। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। भाई जब हम कोई भी वर्क करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए, और ऑक्सीजन हमारे जो बॉडी में इंटर कहाँ से होती है, माउथ से होती है। इसीलिए हम तेजी तेजी से सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि हीरा कठोर होता है? आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा ग्रेफाइट और हीरे के बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, और हीरा कठोर होता है। इसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं इसका राज। देखिए, ग्रेफाइट की प्रतिदार संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जुड़कर षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। ऐसी वलय संरचनाओं आपस में मिलकर एक परत संरचना का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है तथा 2 परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाती है। ठीक है, इसीलिए ग्रेफाइट नर्म होता है। जब हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु की त्रिविमीय चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से एक बंध से जुड़ा रहता है। इस त्रिविमीय संरचना के कारण ही हीरा कठोर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीरा क्यों कठोर होता है और ग्रेफाइट क्यों मुलायम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि तना हमेशा ऊपर की ओर तथा जड़ नीचे की ओर ही बढ़ता है? वाओ माय गॉड, कितना ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों को ध्यान देना, कभी जब भी कोई पौधा क्या होता है जमीन के बाहर निकलता है, तो उसका जो स्टेम है, तना है, वो ऊपर ही निकलता है, और जो जड़ है नीचे, वो जमीन के नीचे ही क्यों जाती है? अरे भाई, जड़ ऊपर क्यों नहीं जाती है? तो इसका राज जानते हैं। बीज अंकुरित होने के बाद जड़ें निकलती हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है, तथा ऊपर की ओर तना निकलता है। जड़ें हमेशा नीचे की ओर ही बढ़ती हैं क्योंकि एक विशेष बल के खिंचाव से जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं, जिसे धनात्मक भू अभिवर्तन बल कहते हैं। इसी तरह से तना सदैव प्रकाश की ओर ही बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर एक विशेष बल के खिंचाव से, जिसे ऋणात्मक भू अभिवर्तन कहते हैं, के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों तना हमेशा जमीन के ऊपर निकलता है और जड़ हमेशा नीचे की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जानवर अपने बच्चों की पहचान कर सकते कैसे करते हैं? सॉरी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जानवर अपने बच्चों की पहचान कैसे कर लेते हैं। भाई दूसरा बच्चा आ जाए, उसको नहीं मानते हैं, अपने ही बच्चों की तरफ वो आकर्षित होते हैं। ऐसा क्या कारण है? बढ़ते हैं और इसका राज जानते हैं। कुछ जीव जन्म से के समय अपने बच्चों को चाट कर उन पर रासायनिक टैग लगा देते हैं। थोड़ा अजीब है बट सही है। ठीक है, कुछ जीव अभिभावकों को पुकार के प्रत्युत्तर में बच्चों द्वारा की जाने वाली ध्वनि पर निर्भर करते हैं, जबकि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को देखकर ही पहचान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि उसमें चार्ट का टैग लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ क्या होता है कि अपने अभिभावक को पुकार के प्रत्युत्तर में बच्चों द्वारा दी जाने वाली ध्वनि से पहचान लेते हैं, जबकि कुछ अभिभावक क्या होते हैं, अपने बच्चों को देखकर पहचानते हैं। तो ये 3 रीजन है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कृषि विज्ञान में कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जैसे कि केंचुल हो गया, देहात में बोलते हैं लोग। ठीक है, तो वो जो मिट्टी है उसको उपजाऊ कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो उसका राज जानते हैं। चलिए, जीवाणु मृत शरीर के अनेक भागों को भोजन के रूप में उपयोग कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इसी प्रकार पत्तियां, गोबर, मलमूत्र आदि का अपघटन कर उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। भाई ये ह्यूमस होता है। ठीक है, ह्यूमस ध्यान रखिएगा। ये ह्यूमस में जो मिक्सड होता है वो तो डेड प्लांट होते हैं। ठीक है, मृत प्लांट, ध्यान रखिएगा, मृत पौधे होते हैं, और होते हैं इसमें जो इंसेक्ट हो गया, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उसी को दोनों को मिक्सड कर दें तो ये ह्यूमस बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमस मिट्टी को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। एक शॉर्टकट में वर्ड बोल देते हैं ह्यूमस। ठीक है, यानी कि ह्यूमस में जो मृत प्लांट छोटे छोटे होते हैं वो सब रहते हैं, और जो इंसेक्ट हो गए छोटे छोटे वो रहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, घरों में कमरों की छत के निकट रोशनदान क्यों लगाए जाते हैं? भाई बढ़ते हैं, इसका राज जानते हैं।
घरों में कमरों की छत के निकट रोशनदान लगाए जाते हैं। कमरे में व्यक्तियों की श्वसन तथा अन्य कारणों से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और रोशनदान से निकल जाती है। इसका स्थान लेने के लिए खिड़कियां से ताजी ठंड हवा अंदर आ जाती है। इसी कारण है कि घरों में क्या लगाए जाते हैं, रोशनदान लगाए जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जब जलती हुई मोमबत्ती को हवा के एक सीमित दायरे में बंद कर दिया जाता है तो क्या क्यों बुझ जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई मोमबत्ती है और इसको एक हॉट से बंद कर दिया गया तो मोमबत्ती कुछ देर के बाद बंद क्यों हो जाती है। चलिए इसका राज जानते हैं। जब जलती हुई मोमबत्ती को हवा के एक सीमित दायरे में बंद कर दिया जाता है तो उसको शुद्ध ताजी हवा नहीं मिल पाती है। सीमित दायरे में जितनी ऑक्सीजन होती है तब तक वह जलती रहती है। इसके बाद वह जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होती है वह बुझ जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि जलने के लिए आवश्यक होता है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन, समझ लीजिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी भाई, आग नहीं जलेगी। कहीं भी आप ट्राई कर लीजिए कि विदाउट ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है, यानी कि जलती नहीं है, यानी कि समझ में आ गया ना। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट लेकर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखें तथा इन सभी टॉपिक्स को, मीन्स इन सभी क्वेश्चन को अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।